हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन 6 to 10 को डिस्कस करेंगे। तो आओ क्वेश्चन 6 देखते हैं। जिसको ट्राई करना है वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकता है। अ बस ट्रैवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर यूजेस 40% मोर डीजल टू कवर अ गिवन डिस्टेंस दैन इट डज व्हेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक बस जो 100 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करती है जब वो 40 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करती है, दो सिनेरियोज दे रखे हैं। ठीक है, जब वो 100 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करती है तो वो 40% मोर डीजल यूज करती है टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है कितना है, तो इसको डिस्टेंस डी बोल दे, डी किलोमीटर। तो यहां लिख देता हूं कि डी किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अगर इसको एक्स पेट्रोल लगता है तो इसको कितना पेट्रोल लगना चाहिए? 40% मोर देन एक्स। यही दिया हुआ है ना, किलोमीटर सेम है देखो दोनों के। डी किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कार अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगी तो उसको 40% मोर पेट्रोल लगेगा देन अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लीटर और ये भी लीटर। ठीक है, इफ अ बस कैन ट्रैवल 23.8 किलोमीटर ऑन 1 लीटर डीजल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पे अगर 1 लीटर पे कितना ट्रैवल कर रही है अब? 23.8 किलोमीटर। तो सबको इतना समझ में आ गया हमने ये बात 40 किलोमीटर पर आवर वाली साइड क्यों लिखी? क्योंकि यहां हमें यही दिया था कि वो 23.8 किलोमीटर 1 लीटर डीजल में कवर करती है जब वो इतनी स्पीड से जाती है। तो हमने इतनी स्पीड वाले सिनेरियो में ये पॉइंट भी लिख दिया जाके। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 10 लीटर ऑफ डीजल एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें 10 लीटर में वो कितना ट्रैवल करेगी 100 किलोमीटर आवर में, किलोमीटर में उसका आंसर देना है, उस डिस्टेंस को बताना है। ठीक है, एक बात देखते हैं, मैं यहाँ पे क्या ये बोल सकता हूँ कि 23.8 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अगर इसको 1 लीटर लगता है तो इसको कितना लगेगा? 1 लीटर से 40% ज्यादा, मोर देन 1 लीटर। यही तो लिखा हुआ है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जब आप ज्यादा की स्पीड से जाओगे तो लीटर 40% ज्यादा लगेंगे। तो मैंने यहां पे क्या रखा, ध्यान से देखना मैंने यहां पे रखा क्या है। मैंने यहां पे डिस्टेंस को सेम रखा। डिस्टेंस जब सेम है, मेरा पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल है ना, तो फ्यूल लिख देते हैं। मेरा फ्यूल इस साइड 40% ज्यादा लग रहा था। यही तो दिया था क्वेश्चन में, यही तो सिनेरियो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 40% मोर देन 1 लीटर कितना आता है? 1.4 लीटर हो जाएगा ये। इसका मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ये कार ट्रैवल करती है तो 1.4 लीटर के अंदर 23.8 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो 1 लीटर के अंदर कितना करेगी? अब तो यूनिटरी मेथड लगाना है ना। 23.8 अपॉन 1.4 किलोमीटर पर लीटर करेगी। ठीक है, नहीं सॉरी, 1 लीटर के अंदर इतने किलोमीटर करेगी। और 10 लीटर के अंदर निकालना था हमें, तो 10 लीटर के अंदर निकालने के लिए आई होप सबको यूनिटरी मेथड आता होगा। सबने छोटी क्लासेस में यूनिटरी मेथड ढंग से पढ़ा होगा। अगर किसी को भी डाउट है यूनिटरी मेथड लगाने में तो आप प्लीज़ एक बार अपनी पुरानी क्लासेस को रेफर करके ज़रूर आना, क्योंकि कैट के सिलेबस में यूनिटरी मेथड आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसको कट करेंगे अब 7 से तो आ जाएगा 170 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है यूनिटरी मेथड। और ये पूरा का पूरा सिनेरियो है जब कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया था, ये हमारे को क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी। मैंने डिस्टेंस को सेम रखा और यहाँ पे फ्यूल को 40% ज़्यादा बोल दिया। 40% मोर ऑफ 1 लीटर कितना होता है? अच्छा एक बात बताओ, 40% ऑफ 1 लीटर कितना होगा? 0.4 लीटर। और मोर लिखा था तो मोर का मतलब तो प्लस होता है ना। आप ऐसे कर सकते हो डेफिनेशन से, या आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी यूज कर सकते हो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 170 किलोमीटर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब जिसको वो क्वेश्चन समझ में आया है उसके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ कार ट्रैवलिंग एट 160 किलोमीटर पर आवर
covers 20% less distance per liter of petrol than it does when traveling at 80 किलोमीटर पर आवर। अब आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है। वो वेरिएशन है क्या? हमें बोल रखा है कि 1 लीटर में जब वो तेज स्पीड से जा रही है ना, वो 20% लेस डिस्टेंस कवर कर रही है देन इट डज व्हेन ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि कार जब तेज स्पीड से चलती है ना, 1 लीटर जब पेट्रोल यूज हो जाता है तो यहाँ पे 20% लेस डिस्टेंस कवर होता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो रहा है? मैं बोलूंगा ठीक है, ऐसा कुछ होगा ना कि उसके इंजन में जब इतनी स्पीड देते होंगे तो पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाता होगा, इसलिए डिस्टेंस कम ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप सपोज करो 1 लीटर के अंदर अगर वो कार जब इतनी स्पीड से चलती है, अगर वो x किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो यहाँ पे 1 लीटर के अंदर, 1 ही लीटर के अंदर वो कितना ट्रैवल करेगी? 20% लेस देन x किलोमीटर। ठीक है, ये तो बस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आगे बढ़ते हैं अब। इफ द कार ट्रेवल्स 45 किलोमीटर यूजिंग 20 लीटर पेट्रोल एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पे 80 किलोमीटर पे चलते हुए वो 20 लीटर यूज करती है और चल कितना जाती है? 45 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें दिया था पेट्रोल को सेम रखना है, तो अब मैं पेट्रोल को सेम रखूंगा। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे 20 लीटर के अंदर ये कितना किलोमीटर चलेगी। और ये मैं क्यों कर रहा हूं? आओ फिर से समझते हैं जैसे पहले समझा था। क्योंकि यहां पे मुझे जो फ्यूल था उसको सेम रखना था, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल के लिए इसका डिस्टेंस कम है। ऊपर क्या था? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए इसका फ्यूल ज्यादा है। यहां था एक पर्टिकुलर फ्यूल के लिए इसका डिस्टेंस कम है, तो मैंने फ्यूल को सेम रखा। और यहां पे डिस्टेंस डिस्टेंस अब इस साइड में क्या कर दूंगा? 20% से लेस कर दूंगा। सिंपल सी बात है ना, यहाँ 45 है तो मैं यहाँ पे 45 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या यूज करूंगा? क्योंकि 20% से लेस करना था तो मैं ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करूंगा। अब आप सॉल्व करोगे इसे, आओ सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा 45 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर। अब हमें बताना है हाउ फार इट विल ट्रैवल यूजिंग 40 लीटर ऑफ पेट्रोल एट अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर, हमने ये निकाल लिया ना कि 20 लीटर अगर पेट्रोल होता तो गाड़ी चलती 36 किलोमीटर। तो ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल है तो गाड़ी कितनी चलेगी? 36/20 किलोमीटर। और अगर 40 लीटर पेट्रोल है तो गाड़ी कितनी चलेगी? 36/20 इंटू 40 किलोमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर। हमने यहाँ भी यूनिटरी मेथड का यूज किया, लेकिन अब ना अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखोगे नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चीज थी उसकी डिस्टेंस सेम कर दी है, इसके अंदर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन दी थी तो हमने पेट्रोल सेम कर दिया, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल सेम कर दिया, क्योंकि हमें डिस्टेंस का यहाँ पे 20% लेस दिया था और उसको हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले लॉजिक से कैलकुलेट कर लिया और फिर यूनिटरी मेथड लगा दिया। तो जिस भी बच्चे को यूनिटरी मेथड में फ्लुएंसी है, वो यूनिटरी मेथड से डरता नहीं है, उसको ये 6th और 7th क्वेश्चन करने में बहुत मजा आया होगा। जिसको भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं यूनिटरी मेथड पे एक सेपरेट क्लास ले लूंगा जिसमें मैं यूनिटरी मेथड के सारे क्रक्स बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको भी ट्राई करना है वो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकता है। द मार्क्स स्कोर्ड बाय PQRS फॉर्म एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन दैट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजिंग जीपी बन रही है। ठीक है, अब जीपी क्या होता है सबको पता है ना, जैसे एपी होता है रिपीटेड एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती रहती है, जीपी होता है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होती रहती है। आई होप सबको इतना बेसिक आइडिया होगा कि जीपी क्या होता है। ठीक है, जिसको भी जीपी के बारे में नहीं पता वो मेरे अलजेब्रा के लेक्चर्स का वेट करे, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो मैं इसकी जीपी बनाने के लिए अगर इसको लेट करता हूं ए, तो इसको ए इंटू आर लेट कर लेता हूं, इसको ए आर स्क्वायर लेट कर लेता हूं और इसको ए आर क्यूब लेट कर लेता हूं। जब मैं आर को क्या बोलता हूं? कॉमन रेशियो ले लेता हूं मैं आर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर, ठीक है, आर ने जो मार्क्स करे वो है 4 1/6%
मोर देन द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पी प्लस क्यू। ठीक है, हमें ये दे रखा है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, व्हाट परसेंट लेस इज द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू एंड आर कंपेयर टू द मार्क्स स्कोर्ड बाय एस। हमें निकालना क्या है, यहां लिख लेते चलो, टू फाइंड। हमें निकालना है कि व्हाट परसेंट लेस, मतलब हमें परसेंटेज लेस निकालना है, और मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बता रखा है परसेंटेज लेस का मतलब परसेंटेज चेंज और लेस होता है ना। हमें निकालना है एस माइनस क्यू प्लस आर का मॉड ले लूंगा ऊपर, या मॉड नहीं लेता यहाँ ना, आप अगर लैंग्वेज देखोगे, व्हाट परसेंट लेस इज द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ये कंपेयर टू एस, मतलब एस के ज्यादा होंगे ना, मतलब एस के मार्क्स क्यू प्लस आर से ज्यादा है, क्वेश्चन हमें ये इंसिनुएट कर रहा है, अपॉन, फिर भी हम मॉड ले लेते हैं, पर आपको समझ में आ गया ना, एस के मार्क्स क्यू प्लस आर से ज्यादा रहे होंगे। अब कंपेयर टू एस लिखा है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एस, इसका मतलब, या फिर हम बोल सकते हैं देन एस, तो जो भी चीज देन वाली होती है, विद रिस्पेक्ट टू वाली होती है, उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये सब मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में बता चुका हूं परसेंटेज की। तो हमें ये निकालना है, और हमें ये दे रखा है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली इक्वेशन को देखते हैं क्या है। R is equal to 4 1/6% more than P plus Q। ठीक है, R की जगह मैं क्या लिख दूं, मैं लिख देता हूं AR²। 4 1/6 की जगह मैं क्या लिख दूं, 25/6% मोर देन, और P प्लस Q की जगह क्या लिख दूं, A प्लस AR। ठीक है, सबको समझ में आता है। अब जरा इस ब्रैकेट को ध्यान से देखना, ये व्हाइट वाला ब्रैकेट में यहां सॉल्व कर रहा हूं, 25/6 परसेंटेज मोर का क्या मतलब है, ये देखते हैं। अच्छा, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, तो मैं इसको 1/100 लिख देता हूं, और मोर को अभी ये साइन नहीं हटाऊंगा ना, मैंने बस परसेंटेज को 1/100 लिखा है, तो ये साइन क्यों हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, ये 1/24 मोर आ गया। और अब मैंने आपको बताया ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले लॉजिक से, जहां भी मोर लिखा होता है तो 1 प्लस और रेशियो फॉर्म, इस परसेंटेज का रेशियो फॉर्म ही तो निकाला है हमने, इसका रेशियो फॉर्म ही तो है, तो इसका आंसर 25/24 नहीं हो गया, मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 25/24 नहीं हो गया। इसका मतलब AR² इज इक्वल टू, आप ये ब्रैकेट लिखो, या फिर आप इस पूरे ब्रैकेट की जगह इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दो, मतलब आपने ये इंक्रीज वाली चीज का एक फैक्टर बना दिया, और उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने निकाला है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो इफेक्ट ये चीज देगी वो इफेक्ट ये रहा, वही इफेक्ट ये नंबर देगा, इसी का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कि आप ये कंफ्यूजिंग सी बातें क्यों लिख रहे हो, आप सीधा उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना के ऐसे लिखो, ताकि हम इक्वेशंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो AR² इज इक्वल टू 25/24, ए कॉमन ले लेते हैं ना, ये आ जाएगा 1 प्लस आर, ए से ए कट गया, तो 24R² इज इक्वल टू 25 प्लस 25R। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया ना, 24R² माइनस 25R माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 24R² माइनस 25R माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, आओ, 25 तो 5 इंटू 5 होगा, और 24 क्या होता है, 24 होता है 2 2 2 और 3। ठीक है, अब 25 कैसे बनाएंगे, 2 टू 4, 4 टू 8, और 8 5 40 माइनस 15 आ गया, तो 24R² माइनस 40R प्लस 15R माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब रफ वर्क है, इसलिए मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से ले लेते हैं 5, 3R माइनस 5, 8R आएगा ना यहाँ पे, 3R माइनस 5, तो यहां से एक बार R आ जाएगा -5/8, एक बार आ जाएगा 5/3। अब हमें क्या दिया था, ये एक इंक्रीजिंग जीपी थी, इंक्रीजिंग जीपी का मतलब ही क्या होता है कि आपका कॉमन रेशियो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, तभी वो इंक्रीजिंग जीपी बन पाएगी। अगर आपका कॉमन रेशियो नेगेटिव आ गया, या फिर अगर आपका कॉमन रेशियो ऐसा कुछ आ गया 2/3, तो वो जीपी तो घटेगी ना, तो इसीलिए आर ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि मैं यहाँ रीजन लिख देता हूं, क्योंकि जो जीपी थी वो इंक्रीजिंग थी,
और इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है, जो आर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, मैंने 0 बोल दिया क्या, यहाँ ग्रेटर देन 1 लिखा है ना, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो हमारा आर आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है, टू फाइंड वाली चीज लिखते हैं, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज कि क्यू प्लस आर एस से कितना कम है। ठीक है, यही निकालना था ना, आओ पढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज लेस इज द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू एंड आर व्हेन कंपेयर्ड टू मार्क्स स्कोर्ड बाय एस। तो हमें यही तो निकालना है कि क्यू प्लस आर के मार्क्स इकट्ठे एस से कितने कम है, यही निकालना है ना। आओ इसको फटाफट निकाल देते हैं। तो परसेंटेज चेंज कि वो मार्क्स कितने कम है कंपेयर टू एस। अब एस को मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिख देता हूं ए आर क्यू। क्यू प्लस आर को क्या लिखूं, क्यू प्लस आर को लिखता हूं ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे एस आएगा। अब यहां मैं मॉड नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आ गया है कि एस के मार्क्स क्यू प्लस आर से कम होंगे, क्योंकि हमें पहले ही परसेंटेज लेस बोल दिया था। ठीक है, यहाँ पे ए कट जाएगा और तो ए कट जाएगा तो हमारा आएगा ठीक है, इसको ना अभी इक्वेशन 1 बोल दो, फिर हम एक बार आर काट सकते हैं। अब आर की वैल्यू डाल देते हैं, पुट आर इज इक्वल टू 5/3 फ्रॉम 1, इसको 2 बोल देते हैं, 2 इक्वेशन 2। ठीक है, डाल देते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू। यहाँ पे हम आर की वैल्यू डालेंगे तो ये तो थोड़ा लंबा चौड़ा बन जाएगा। आओ इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू डालते हैं 25/9 -1 -5/3 और डिवाइड था ना आर स्क्वायर, तो मैं चलो लिख ही देता हूँ 25/9 इंटू 100%। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये, 9/25 ऐसे लिख देता हूँ, अंदर लिखते हैं 25/9 -1 -5/3 इंटू 100%। 1 - 9/25 -5/3 इंटू 100%। ठीक है, यहाँ पे 5/3 के साथ 9/25 भी तो था, ये आएगा 1 - 9/25 5,000 और वो हो जाएगा 3,000, तो ये आ जाएगा -3/5। 25 एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 15 और बाहर होगा 100%। तो 25 -9 और -15 1/25 इंटू 100%, जो कि होता है 4%। तो यही है हमारा आंसर, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एट IIM बैंगलोर 60% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। Further, 15% of the boys and 7.5% of the girls receive a fee waiver. If the total number of student getting a fee waiver is 90, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी परसेंट में बातें चल रही है, देख रहे हो आप। तो क्या मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स लू या 100x लू, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ना, ऐसी सिचुएशन में हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को 100x ले लेते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत कम हो जाती है। आओ देखते हैं, 60% बच्चे बॉयज हैं। ठीक है, बॉयज कितने हैं, 100 का 60% क्या होता है, देखो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 100 के 60% बच्चे बॉयज थे, तो मैंने डायरेक्टली 60 लिख दिया ना। और गर्ल्स कितनी है, बाकी की बची भी गर्ल्स होंगी ना, 40x गर्ल्स है। ठीक है, इसके अंदर वैसे बॉयज जिनको वेवर ऑफ मिल जाता है वो कितने थे, और कुछ बॉयज है जिनको वेवर ऑफ नहीं मिलता, कुछ गर्ल्स थी जिनको वेवर ऑफ मिल जाता है, कुछ गर्ल्स थी जिनको वेवर ऑफ नहीं मिलता। यहाँ पे बीच में एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, ऐसे कितने बॉयज थे, 15% ऑफ इन 60x में से थे, ये आ गए 9 बॉयज ऐसे, मतलब 9x बॉयज ऐसे। तो कितने बचे जिनको वेवर ऑफ नहीं मिलता, 51x ऐसे हैं जिनको वेवर ऑफ नहीं मिलता।
सिंपल सी बात है ना। और 7.5 ऑफ द गर्ल्स रिसीव अ वेवर ऑफ, मतलब 7.5% ऑफ द गर्ल्स 40x। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 3x। और ऐसी कितनी गर्ल्स है जिनको वेवर ऑफ नहीं मिलता? 37x। ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग अ फी वेवर इज 90, तो फी वेवर किनको मिलता है? कुछ बॉयज हैं, उनमें से कुछ गर्ल्स हैं। ऐसे कितने बॉयज हैं जिनको फी वेवर मिलता है? 9x। कितनी गर्ल्स है जिनको फी वेवर मिलता है? 3x। और वो 90 की इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से 12x इज इक्वल टू 90 आ गया। और x कितना हुआ हमारा, आओ देखते हैं। 45/6 बनेगा, 15/2 बनेगा, 7.5 बनेगा। x हमारा 7.5 आ गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारा x कितना आया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। And it is given that 50% of those who did not receive a fee waiver of are eligible for 50% fee concession। ठीक है, 50% फी कंसेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है? 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको वेवर ऑफ नहीं मिलता। अब वेवर ऑफ कितने को नहीं मिलता? उनमें से कुछ बॉयज थे जिनको वेवर ऑफ नहीं मिला, उनमें से कुछ गर्ल्स थी जिनको वेवर ऑफ नहीं मिला। कितने बॉयज थे जिनको वेवर ऑफ नहीं मिला? 51x। कितनी गर्ल्स थी? 37x, इनको वेवर ऑफ नहीं मिला था। ये कितना हो गया प्लस करके? 88x। इस इन 88 में से, ये देखो इसको ब्रैकेट में डालते हैं, इन 88 में से 50% ऑफ द स्टूडेंट्स है जिनको 50% फी कंसेशन मिलने वाली है। और हमें निकालना क्या, यही तो निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द 50% फी कंसेशन। तो इन 88 में से 50% ऐसे बच्चे हैं जिनको फी कंसेशन मिल जाता है। तो 88x के अंदर ये तो टोटल बच्चे जिनको फी वेवर ऑफ नहीं मिलता, तो 50% फी कंसेशन किन्हें मिलता है? जिनको वेवर ऑफ नहीं मिलता उनके 50% बच्चे। तो 88 का 50% मतलब 88 का आधा क्या होगा? ऐसे 44x बच्चे हैं जिनको 50% फी कंसेशन मिलने वाला है। और 44x, x क्या आया था हमारा? 7.5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x की वैल्यू मैंने कहां से डाली है? फ्रॉम 1 मैं x को डाल रहा हूं 7.5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 330। तो हमारा आंसर हो गया 330, ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जो भी लोग मेरी वेन डायग्राम की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, वरना मैं इसको दो मेथड से कराऊंगा। मैं इसको एक कॉमन सेंस वाले लॉजिकल हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कराऊंगा, और फिर हम इसको वेन डायग्राम अप्रोच से भी देखेंगे। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कॉन्ट के अंदर ऐसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी भी आपका एक टॉपिक है, तो कॉन्ट के अंदर भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ सकता है। आप मुझे ये मत बोलना कि एलआरडीआई का क्वेश्चन है। तो इन अ स्कूल 85% ऑफ द स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, 65% लाइक फुटबॉल। If k% of the student like both cricket and football, find the sum of the maximum and minimum value of k। ठीक है, तो टोटल बच्चे में कितने लूं? अब आप समझ गए ना, टोटल बच्चे मैं x नहीं लेता, 100x ले लेता हूं, ताकि मैं सीधा ये बोल पाऊं क्रिकेट वाले कितने हो गए? 85x हो गए। फुटबॉल वाले कितने हो गए? 65x हो गए। ये मैंने लेट किया। ठीक है, और बोथ वाले कितने हो गए? k%। तो k%, आओ ऐसे लिखते हैं, k% ऑफ टोटल 100x। अब k% को कैसे लिखूंगा? परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। समझ रहे हो ना सारे? kx ऐसे बच्चे जिनको दोनों पसंद थे। और कुछ नन वाले भी तो होंगे, क्योंकि नन वाले के बारे में क्या क्वेश्चन ने दिया है कि ऐसा एटलीस्ट, ऐसा लिखा भाई कि एटलीस्ट वन स्पोर्ट पसंद आना चाहिए हर बच्चे को, ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब यहाँ पे नन एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने नीचे नन लिखा है कि कुछ बच्चे नन वाले भी होंगे। ठीक है, हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के। हमें फाइंड क्या करना है? यहां लिख देते टू फाइंड के मैक्सिमम प्लस के मिनिमम। हमें ये फाइंड करना है। सबको ये गिवन बातें समझ में आ गई ना? ये मैंने लेट 100x क्यों लिखा है, ये समझ में आ गया ना मैंने x क्यों नहीं लिया?
अगर मैं यहाँ पे x ले लेता, मुझे ये 0.85x लेना पड़ता। मैं ये पॉइंट से, ये फ्रैक्शन से बचना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हर बार ऐसी चीजें लेट करता हूँ जिससे मुझे आगे ईज हो। ठीक है, अब इसका मेथड 1 देखते हैं। तो इसके मेथड 1 के लिए हमें देखो बनाना तो वेन डायग्राम ही पड़ेगा। तो वेन डायग्राम एक बार बना ही देते हैं। यहाँ लिख देते हैं क्रिकेट, यहाँ लिख देते हैं फुटबॉल। क्रिकेट के कितने बच्चे थे? 85x बच्चे थे। फुटबॉल के कितने थे? 65x बच्चे थे। जो दोनों को लाइक करते हैं वो कितने थे? kx बच्चे थे। और कुछ नन वाले भी रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे k को ना मैक्सिमाइज करना है। तो मेथड 1 का नाम मैं रख देता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हम इसको हिट एंड ट्रायल से करने वाले हैं। तो k को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं चाहूंगा कि ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, ये रीजन ओवरलैपिंग होता है ना, आई होप सबको इतना वेन डायग्राम तो आता होगा कि ये ओवरलैपिंग रीजन है। जिसको भी कंफ्यूजन है वो मेरी वेन डायग्राम की कॉन्सेप्ट वीडियोस जाके देख ले। के मैक्सिमाइज करना है मुझे, मतलब मुझे ओवरलैपिंग रीजन को मैक्सिमाइज करना है। सही बात है ना? तो मैं ओवरलैपिंग रीजन को मैक्सिमाइज करूंगा। तो मैं कह दूंगा एक काम करो, आप सारे फुटबॉल वाले क्रिकेट के अंदर बैठा दो। क्रिकेट वाले कितने थे? 85x थे। मैं कहता हूं सारे फुटबॉल वाले हैं ना, वो यहीं बिठा दो। 65x के 65x ये रहे। तो क्रिकेट में बच्चे कितने? बाकी 20x बचे, वो ये रहे जो ओनली क्रिकेट वाले हैं। ठीक है, और नन वाले कितने आ गए? टोटल कितने होने चाहिए? टोटल होने चाहिए 100x। टोटल बच्चे होने चाहिए 100x। तो ये कितने हो जाएंगे? 100x माइनस 85x, ये हो जाएंगे 15x। तो हमारे पास k कितना आएगा? k हमारे पास 65 नहीं आ गया? समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि यहां पे बोथ वाला रीजन क्या था, इसको ना मैं कुछ बोल देता हूं, इसको मैं केस 1 बोल देता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पे बोथ वाला रीजन ही kx था, उसका आंसर इस केस में बोथ वाले रीजन में 65x नहीं आ रहा, x से x कट गया, k क्या आ रहा है यहाँ पे? k यहाँ पे 65 आ रहा है ना केस 1 में। सबको ये समझ में आता है? क्या ये मैक्सिमम का केस है? बिल्कुल। तो ये मैंने k मैक्सिमम निकाला है। अब ये k मैक्सिमम क्यों है? आप मुझसे पूछोगे कि k 65 मैक्सिमम क्यों है? मैं कहूंगा ठीक है, आप एक बात बताओ, क्या आप k को 66 कर सकते हो? क्या मैं जो बोथ वाला रीजन है उसको कभी भी 66 कर सकता हूं? 66x कर सकता हूं क्या मैं इसे? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि बोथ के लिए उसको क्रिकेट भी खेलना जरूरी है, फुटबॉल भी खेलना जरूरी है। लेकिन फुटबॉल ही 65x बच्चे खेल रहे हैं अगर, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 66 बच्चे क्रिकेट खेलेंगे और फुटबॉल खेलेंगे? क्योंकि बच्चे ही फुटबॉल वाले 65 है, इसलिए बोथ वाला केस कभी 65 नहीं हो सकता। इसलिए के की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 65। 66 नहीं हो सकती, तो 67 भी नहीं हो सकती, 68 भी नहीं हो सकती, एंड सो ऑन। तो के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रही होगी? 65x। ठीक है, आओ अब अगला केस देखते हैं। इसको बुला देते हैं केस 2। अब हमने के की मैक्सिमम वैल्यू तो डिटरमाइन कर ली, अब मेरे को के की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, आप बोल दो एक काम करो, दो गोले ऐसे ऐसे बना लो, कुछ ओवरलैपिंग ही नहीं है भाई, तो बोथ वाला क्या आ गया? 0 आ गया। पर क्या ये पॉसिबल है? आओ देखते हैं। क्रिकेट के थे 85x, फुटबॉल के थे 65x। ठीक है, आप जरा अब टोटल देखना एक बार, टोटल बच्चे कितने आ गए? अभी तो मैंने नन वाला प्लस भी नहीं किया। टोटल बच्चे कितने आ गए? 85x प्लस 65x प्लस नन वाले भी, ये आ गया 150x प्लस अगर नन वाले कुछ बच्चे हुए या नहीं हुए। अरे ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है 100x से, हमारे टोटल बच्चे ही 100x थे, तो ये सिनेरियो तो हो ही नहीं सकता। सबको समझ में आ गया ना? ये केस तो हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग तो पक्का रही होगी। अब हमें ओवरलैपिंग को मिनिमाइज करना है, क्योंकि ये जो केस 2 चल रहा था ना, इसके अंदर मैं चाहता था मैं के एक्स को, इस ओवरलैपिंग रीजन को, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसको मिनिमाइज करूं। मुझे के का मिनिमम निकालना था इस केस में, क्योंकि मैक्सिमम तो 65 में निकाल चुका था। ओवरलैपिंग को मुझे मिनिमाइज करना है। तो एक काम करता हूं, मैं धीरे धीरे ओवरलैपिंग को कम करके देखता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं ना। आओ मैं धीरे धीरे ओवरलैपिंग कम करके देखता हूं। ओवरलैपिंग 65 थी, ये तो मैक्सिमम वाली थी,
तब यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 65x था, यहाँ x भी लिख देते हैं। 65x थी, ये 65x था, ये 20x था क्योंकि ये 85x था, और नन वाले कितने आए थे, 15x आए थे। ठीक है, ये तो केस था के मैक्सिमम का। अब हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके, मैं लिख देता हूं मैं, अब हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके धीरे धीरे ओवरलैपिंग वाले रीजन को, जो के एक्स वाले रीजन को है, कम करने की ट्राई करेंगे। हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो 5 कम करके देखते हैं। आओ 5 कम करके देखते हैं। 5 कम करेंगे तो बीच में कितना आएगा, 60x, ऐसे लिख देता हूं। तो फुटबॉल वाले तो 65x होने चाहिए थे, ये 5x आएगा। क्रिकेट वाले 85x होने चाहिए थे, ये 25x आएगा। 85 + 5, और नन वाले कितने बन जाएंगे, नन वाले बन जाएंगे 65, 25, 10x। आओ 5 और कम करके देख लेते हैं। 5 और कम करके देखते हैं, धीरे धीरे कम करना चाहते हैं ना, तो 5 और कम कर देते, देखो तो 55x कर देते हैं। यहाँ पे फुटबॉल वाले होने चाहिए थे 65x, तो इसको लिख देते 10x। क्रिकेट वाले 85x, इसको लिख देते 30x। और नन वालों को मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे नन वालों को मैं लिख देता हूं 65, 95, 5x। ठीक है, आओ 5 और कम कर देते हैं, बीच में लिख देते 50x। तो फुटबॉल वाले होने चाहिए थे 65x, यहाँ लिख देते 15x। क्रिकेट वाले होने चाहिए थे 85x, यहाँ लिख देते 35x। तो नन वाले कितने हैं, 85 + 15, 100 तो यहीं पूरा हो गया, टोटल बच्चे यहीं पूरे हो गए, नन वाले यहाँ पे 0 है। तो ये मेरा केस 1, केस, देखो हम ये केस 2 के अंदर थे ना, केस 2 के अंदर केस A, केस B, केस C, केस D, ये सारे केस हमने किस बेसिस पे बनाए हैं, कि हम हिट एंड ट्रायल से जो ओवरलैपिंग रीजन है इसको कम करने का ट्राई कर रहे हैं। आओ अब एक और केस बनाते हैं, केस E, और उसमें एक और कम करने की कोशिश करते हैं। 49x डाल देते हैं, इससे ऊपर 50 था ना, अभी हम 5 कम कर रहे थे, अब हम बस एक कम करके देखते हैं। ये 65x था ना, तो यहाँ आ जाएगा 16x। ये 85x था ना, यहाँ आ जाएगा 36x, और बाहर कुछ नन भी रहा होगा। ठीक है, अब आप एक बार प्लस करना, टोटल कितना आता है, 85 + 16। अरे भाई इसी का सम 101x बन गया, पर टोटल बच्चे तो 100 थे, टोटल बच्चे तो 100x थे, ये तो 100x से ज्यादा आ गया, मतलब नन में -x रहा होगा, मतलब नन में -x रहा होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नॉट पॉसिबल आ गया। इसका मतलब हम करना क्या चाह रहे थे, चलो समझते हैं हम कर क्या रहे थे। ये था के मैक्सिमम वाला केस। के मिनिमम वाला केस निकालने के लिए हम ओवरलैपिंग को, बोथ वाले रीजन को, या इसको बोलो ओवरलैपिंग को कम करना चाह रहे थे। यहां देखो ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा है, पूरा का पूरा ओवरलैप ही कर दिया हमने, एक पूरा का पूरा फुटबॉल क्रिकेट के अंदर ओवरलैप ही कर दिया। अब हम पता है कर क्या रहे थे, हम एक सर्कल को बाहर शिफ्ट कर रहे थे धीरे धीरे करके, एक सर्कल को बाहर धक्का मार रहे थे ताकि हमारा के मिनिमाइज हो जाए। सही बात है ना, पहले ऐसे था, फिर हमने थोड़ा सा ऐसे किया, फिर इसको और बाहर निकालने की कोशिश करी कि यहाँ पे सबसे मिनिमम ओवरलैपिंग है। हम क्या करना चाह रहे थे, हम ओवरलैपिंग को मिनिमम करना चाह रहे थे, इसीलिए हम इन सर्कल को दूर दूर भगाना चाह रहे थे। सही बात है ना, हम इन दो सर्कल को दूर दूर भगाना चाह रहे थे ताकि इनकी ओवरलैपिंग मिनिमम हो जाए। और वो सबसे दूर हम कहां ले जा पाए, जब बीच में 50x था। इससे दूर ले जाने की ट्राई करी तो केस नॉट पॉसिबल आ गया। इसका मतलब के मिनिमम कितना है, ऐसे लिखते, इसका मतलब के एक्स मेरा कितना आ गया 50x, और यही मेरा मिनिमम केस है, तो मेरा के मिनिमम कितना आया, मेरा के मिनिमम आ गया 50। सबको समझ में आ गया कि इससे ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा मैं, इससे ज्यादा दूर जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये रही प्रॉब्लम हमारी। समझ गए ना, ये था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हमें निकालना क्या था, के मैक्सिमम प्लस के मिनिमम। के मैक्सिमम कितना आया था 65, के मिनिमम कितना आया था 50, तो हमारा आंसर हो गया 115। ऑप्शन में दिख जाएगा आपको 115, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेथड 1। अब इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 है हमारा वेन डायग्राम की अप्रोच। ये भी वेन डायग्राम की अप्रोच थी, पर ये हमने थोड़ा कॉन्सेप्चुअली किया।
अगर आपने मेरी वेन डायग्राम की कॉन्सेप्ट वीडियोस देखी होंगी तो हमें वो 3 इक्वेशन लिखने में बहुत फायदा होता है। आओ लिख देते हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा मैं सीधा इस मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको मेरी वेन डायग्राम की कॉन्सेप्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी ये समझने के लिए, ठीक है। वहां मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करी है ये चीजें। 3 क्यों लिख दिया मैंने? तो x क्या होगा? x होगा नंबर जो क्रिकेट पसंद करते हैं, नंबर जो फुटबॉल पसंद करते हैं। 85x प्लस 65x। तो जिसको भी ये बातें ओवरवेलमिंग लग रही हैं वो प्लीज मेरी वेन डायग्राम की कॉन्सेप्ट वीडियोस देख के आए, आपको फुल क्लियरिटी मिल जाएगी इस टॉपिक में। x माइनस एस से हमारी ये इक्वेशन आ गई ना, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बुला देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन को ना अलग पेज पे लिखते हैं। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या आई है, क्योंकि इसको मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। यहां से इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर आपको ये आता है तो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो हमारा 2 वाला रीजन था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नन वाले रीजन से, क्योंकि नन वाले रीजन को ही मैं ऐसे रोमन न्यूमेरल में लिखता हूं, ये मैं सिंबल बना रखा है मैंने। तो इसका मतलब है क्योंकि यहां भी साइन पॉजिटिव है यहां भी साइन पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों जगह साइन सेम है, देयरफॉर जो सेकंड वाला रीजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नन वाले रीजन के। तो जब मुझे सेकंड वाला रीजन मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इसको भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और जब मुझे सेकंड वाला रीजन मिनिमाइज करना है तो मुझे इसे भी मिनिमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि साइन सेम है। और ये बात तो मैंने शायद कोई क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करी होगी वेन डायग्राम के। आओ देखते हैं, पर ये बात सही है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है और ये साइन सेम है तो इसको भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अगर ये साइन अलग होता तो इसको मैक्सिमाइज कर रहा होता तो इसको मिनिमाइज करना पड़ता। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब ये देखना तो थोड़ा मुश्किल है, पर ये हम लॉजिक से देख सकते हैं, जो मैं हमने हिट एंड ट्रायल के देखा था कि हमें पूरा का पूरा 2 को मैक्सिमाइज करना है अगर, तो मैं फुटबॉल को अंदर डाल देता हूं। ठीक है, अगर मुझे अगर मुझे 2 को मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्रिकेट के सर्कल के अंदर फुटबॉल का सर्कल डाल देता हूं और मैं इसको 65 लिख देता हूं। 65x के मैक्सिमाइज करने के लिए, सेकेंड रीजन ये के एक्स था ना, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए ये तो हमें ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट है जो वो हम ऑब्जर्व करके ही बेहतर पता लगा पाएंगे। ये हमने ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि मुझे 2 मैक्सिमाइज करना था, तो मेरा 0 क्या आ गया? 15x आ गया। ठीक है, तो यहां मेरा नन वाला रीजन कितना हो गया? 15x हो गया। ठीक है, और इस केस के अंदर अगर मैं नन वाले को 0 बुला दूं, अब क्योंकि ऐसा कुछ था तो नहीं ना कि हम नन वाले को 0 नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मैं इसको 0 बुला दूं तो मेरा 2 मिनिमम कितना आ गया? मेरा 2 मिनिमम 50 आ गया। तो ये वाले का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? बीच में 50x लिखा होगा और नन वाला 0 आएगा। क्या ऊपर भी यही था? बिल्कुल यही था। अब देखते हैं, केस 1 के अंदर ऐसा ही फिगर बना था, नन वाला 15 आ रहा था, और केस 2 के अंदर नन वाला 0 आ रहा था और मिनिमम वाला 50x आ रहा था। यही था हमारा के मिनिमम का केस। मैं यहां मार्क भी कर देता हूं, यही डी केस था हमारा के मिनिमम का केस। ठीक है, क्योंकि ये केस तो नॉट पॉसिबल आ गया था और इसके आगे जितने भी केस होंगे वो नॉट पॉसिबल हो जाएंगे। इसका मतलब हमने इस इक्वेशन से भी ये बात समझ ली। मेरे को बस ये इक्वेशन से आपको ये बात समझानी थी। इससे भी फिर हमारा आंसर के मैक्सिमम प्लस के मिनिमम निकालेंगे जब हम, वो हो जाएगा 65 प्लस 50 इज इक्वल टू 115। वो हम ऑप्शन मार्क कर ही चुके हैं, ऑप्शन ए। तो आई होप आज सबको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे परसेंटेज के। तब तक आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक यू।